किसी भी स्कैम या धोखेबाजी की असली जड़ तक पहुंचना है ना, तो सबसे पहले हमें उस स्कैमर के दिमाग में घुसना होगा। अब इस कहानी की शुरुआत में ही देखिए, कृष्णा नाम का एक बेहद चालू और अवसरवादी इंसान बेवकूफपुर नाम के गांव में एंट्री लेता है। और आते ही उसका सबसे पहला थॉट क्या होता है? बिल्कुल वही जो आप अभी पढ़ रहे हैं। वो इस गांव को एक ऐसी जगह मानता है जहां लोगों को लूटना मतलब बच्चों का खेल है। ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एग्जैक्टली वही माइंडसेट है जो हर एक स्कैमर के दिमाग में चल रहा होता है जब वो अपने अगले शिकार को ढूंढता है। वो आपकी कमजोरियों को मीलों दूर से सूंघ लेते हैं। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ हमारे गांव वाले हैं, कड़कती धूप में बिना किसी काम के बस ऐसे ही बैठे हैं। हमें लगेगा चलो सीधे साधे लोग हैं। लेकिन एक बाहरी इंसान एक स्कैमर की नजरों से देखें तो उसके लिए ये कोई सीधापन नहीं है, बल्कि आसान पैसे और खाली दिमाग की एक चलती फिरती सोने की खान है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारा नॉर्मल बिहेवियर इन स्कैमर्स को हमारी कमजोरियों का खुला इन्विटेशन दे देता है। वो हमारी हरकतों को अपने फायदे के लिए रीड कर लेते हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी पर गहराई से बात करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल केस स्टडी को डिकोड करने वाले हैं। देखने में ये शायद आपको एक सिंपल सी एनिमेटेड लोक कथा लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये धोखे, हेरफेर और ह्यूमन साइकोलॉजी की कमजोरियों का एक मास्टर क्लास है। हम बेगूपुर की इस कहानी के जरिए द मैनिपुलेटर्स प्लेबुक को समझेंगे और देखेंगे कि ये ट्रिक्स असल में काम कैसे करती हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम इन 6 हिस्सों में समझेंगे। पहला, ग्रामीण रूढ़ियों के शिकार। दूसरा, लालच के लूप होल का फायदा उठाना। तीसरा, अधिकार का भ्रम। चौथा, फर्जी समझौतों में फंसना। पांचवां, रक्षक क्यों विफल रहा। और आखिर में हेलफेर पहचानने की एक गाइड। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ग्रामीण रूढ़ियों के शिकार, यानी बाहरी लोग कैसे इन गांव वालों को जज करते हैं। देखिए, कृष्णा जैसे घोटालेबाज ना रातों रात किसी पर हमला नहीं करते, वो पहले आपके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब इन 3 एग्जाम्पल्स को ही ले लीजिए। गांव वाले चिलचिलाती धूप में बेवजह बैठे हैं। एक दादाजी को लगता है कि अगर उनके पास पैसा है तो उनका पोता साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों एक साथ पढ़ सकता है। मतलब ज्ञान जैसे बाजार में मिलने वाली कोई चीज हो। और हद तो तब हो जाती है जब कोई उन्हें दिमाग ना होने का ताना मारता है तो वो इसे सचमुच शरीर के किसी अंग की कमी मान लेते हैं। ये हरकतें स्कैमर को चीख चीख कर बताती हैं कि भाई यहां पैसा तो दबा के है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल जीरो है। यही चीजें उन्हें एक परफेक्ट टारगेट बनाती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लालच के लूप होल का फायदा उठाना। ये वो तरीका है जिससे शिकार को पहली बार फंसाया जाता है। साइकोलॉजी में इसे द ग्रीड ट्रैप या लालच का जाल कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई आपके सामने ऐसा ऑफर रखे जिसमें रातों रात छप्पड़ फाड़ के फायदा हो रहा हो, तो हमारा दिमाग लॉजिकली सोचना बंद कर देता है। कृष्णा ने एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजिकल लूप होल का फायदा उठाया। उसने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग नहीं की, बल्कि सीधे उनकी सबसे बेसिक फीलिंग यानी लालच पर वार किया। यह एक ऐसा शॉर्टकट है जो सीधे आपके शक और आपके लॉजिक को बाईपास कर देता है। अब यहां जो ये 10 का फिगर है ना, ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। कृष्णा गांव वालों से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो सिर्फ 10 दिनों में, जी हां, सिर्फ 10 दिनों में उनके पैसे डबल कर देगा। मतलब कोई भी समझदार इंसान तुरंत पूछेगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन लालच ने गांव वालों के दिमाग पर ऐसा पर्दा डाला कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक बिल्कुल अनजान आदमी के हाथ में रख दी। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर कोई ऑफर इतना अच्छा लग रहा है कि सच ही ना लगे, तो 99% चांस है कि वो एक बिछाया हुआ जाल है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अधिकार का भ्रम। यहां से गेम में एक नया ट्विस्ट आता है। इसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। अक्सर हम उन लोगों पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं जो किसी पावरफुल पोजीशन में होते हैं या जो देखने में थोड़े ऑफिशियल लगते हैं। कहानी में गांव वाले शुरू में एक नए नेता के वादों पर शक तो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेता एक तथाकथित आधिकारिक कदम उठाता है, बस ये बायस उन पर हावी हो जाता है। वो अपना सारा लॉजिक साइड में रखकर सिर्फ उस नेता के रुतबे के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये वाला सीन तो पूरी कहानी का सबसे बड़ा जोक है। सच में गांव वालों को नेता की बातों पर यकीन नहीं था, राइट? तो नेताजी ने क्या किया, एक कागज पर अपना साइन करके उन्हें थमा दिया। गांव वाले खुशी से पागल हो गए कि अरे वाह, अब तो हमारे पास गारंटी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्होंने ये नोटिस ही नहीं किया कि वो कागज बिल्कुल कोरा था। उस पर एक सिंगल वर्ड नहीं लिखा था। सिर्फ एक साइन देखकर वो मान गए। ये साफ दिखाता है कि कैसे अथॉरिटी या पावर का चश्मा लोगों को इतना अंधा कर देता है कि सामने खड़ी सच्चाई भी उन्हें दिखाई नहीं देती। इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, फर्जी समझौतों में फंसना, स्कैमर्स का एक और बड़ा हथियार।
अब देखिए, कृष्णा जब अपना रूप बदलकर वापस आता है तो वो पहले वाली गलती नहीं करता। इस बार वो सिर्फ जबानी वादे नहीं करता, बल्कि प्रेडेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी शिकारी अनुबंधों का इस्तेमाल करता है। होता क्या है कि जब किसी डॉक्यूमेंट पर भारी भरकम लीगल भाषा लिखी होती है ना, तो लोगों को लगता है कि अरे कागज पे लिखा है तो सब सेफ ही होगा। एक झोटी सिक्योरिटी फील होती है। कृष्णा ने कानू दादा के जादुई चश्मे को हथियाने के लिए इसी पैंतरे का इस्तेमाल किया। ये उसका एक बहुत ही स्मार्ट अपग्रेड था। और इस बार चारा कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 20,000 रुपए। कृष्णा कानू दादा को हर महीने 20,000 रुपए किराए का ऑफर देता है, सिर्फ उस चश्मे से सच देखने के लिए। अब कानू दादा, जो सच देखने की वजह से पूरे गांव के हीरो बन चुके थे, इस भारी रकम के आगे पिघल जाते हैं। ऊपर से कृष्णा उन्हें एक मस्त सा एग्रीमेंट पेपर पकड़ा देता है, जिससे सब कुछ एकदम लीगल और सेफ लगता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक फर्जी कागज और थोड़े से पैसों का लालच मिलकर किसी के भी दिमाग की बत्ती गुल कर सकते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। पॉइंट नंबर 5, रक्षक क्यों विफल रहा। तो सबसे बड़ा सवाल, वो जादुई चश्मा जो दुनिया के हर झूठ को पकड़ सकता था, वो खुद अपने मालिक को क्यों नहीं बचा पाया। सोचिए जरा इस बारे में। इसका सीधा सा जवाब यह है कि कोई भी टूल, कोई भी गैजेट या सिस्टम सिर्फ तभी तक काम करता है जब तक उसको यूज करने वाला इंसान खुद अलर्ट हो। आप कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी ले आएं, वो आपकी बेवकूफ़ी को कवर नहीं कर सकती। और यहां हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि कानू दादा ने आखिर क्या क्या ब्लंडर किए। पहली गलती, उन्होंने पैसों के लालच में आकर एक अजनबी पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लिया। दूसरी गलती, उस भारी भरकम एग्रीमेंट को बिना पढ़े ही साइन कर दिया। और तीसरी, सबसे बड़ी और जानलेवा गलती, उन्होंने बातों बातों में अपना सबसे बड़ा सीक्रेट खुद ही बता दिया कि भाई चश्मे की पावर तो बस कल ही खत्म होने वाली है। बस इतना सुनना था कि कृष्णा बिना 1 रुपए दिए रफू चक्कर हो गया। मतलब जब आप खुद ही अपनी सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फ्री में बांट देंगे तो फिर दुनिया का कोई भी जादुई चश्मा आपको नहीं बचा सकता। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर, हेर फेर पहचानने की गाइड। तो मुद्दा ये है कि इन सब चीजों से बचा कैसे जाए। इस पूरे एनालिसिस से हम ये 4 सिंपल रूल्स बना सकते हैं। पहला रूल, अगर कोई आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए फोर्स करे या ऐसे रिटर्न्स का वादा करे जो अनरियलिस्टिक हो, तो तुरंत अपने कान खड़े कर लीजिए। दूसरा रूल, सिर्फ किसी का नाम या साइन देख के भरोसा मत कीजिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन मांगिए। तीसरा, कोई भी अग्रीमेंट हो, उसकी छोटी छोटी शर्तें, वो जो फाइन प्रिंट होता है ना, उसे जरूर पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा रूल, अपनी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन या अपनी कमजोरियां कभी भी किसी के भी सामने ओपन मत कीजिए। इस पूरी केस स्टडी को अगर मैं एक लाइन में समेटूं तो वो ये है कि चाहे आपके पास झूठ पकड़ने वाला कोई जादुई चश्मा हो या आज की कोई लेटेस्ट टेक्निक, कोई भी टूल आपको तब तक नहीं बचा सकता जब तक आप खुद अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिव नहीं रखते। बेवकूफपुर आखिर में बेवकूफपुर ही रह गया, क्योंकि उन्होंने चमत्कारों पर तो भरोसा कर लिया, लेकिन अपना दिमाग लगाना जरूरी नहीं समझा। अवेयरनेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। तो अगली बार जब कोई डील बहुत अच्छी लगे तो खुद से बस एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं सच में सोच समझकर फैसला ले रहा हूं या फिर मैं भी किसी बेवकूफपुर का हिस्सा बन रहा हूं।